शांति के द्वीप जेजू पर एक वृद्ध महिला हर दिन चुपचाप दुख में बिताती है। सालों पहले उसकी प्यारी पोती गायब हो गई थी और तब से उसकी दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। हर सुबह वह एक मूक इच्छा के साथ जागती है, उसे फिर से देखने की। फिर एक दिन असंभव हो जाता है, लड़की लौट आती है। नमस्ते सभी को, स्क्रीनविल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म की खोज करते हैं जो आपका दिल तोड़ेगी और धीरे धीरे उसे फिर से जोड़ देगी। यह फिल्म कैनोला की कहानी है। यह प्यारी छोटी लड़की हेजी है और उसके बगल में यह वृद्ध महिला हेजी की दादी है। वह हाइन्यो के रूप में काम करती हैं, जो एक पारंपरिक समुद्री गोताखोर है। ये महिलाएं समुद्र की गहराई में जाकर समुद्री शैवाल, शंख और समुद्र तल से अन्य चीजें इकट्ठा करती हैं। हेजी अपनी दादी के साथ जेजू द्वीप पर रहती है। उसके पिता गुजर चुके हैं और उसकी मां ने पुनः विवाह कर लिया है। एक दिन उसकी दादी उसे रंगीन पेंसिलों का एक डिब्बा खरीदती हैं। उस दिन से हेजी घर के चारों ओर चित्र बनाना शुरू कर देती है। उनके पास एक सूअर भी है जिसका नाम टोआ है। एक दोपहर हेजी अचानक अपनी दादी से पूछती है, दादी आकाश बड़ा है या समुद्र? उसकी दादी जवाब देती हैं, समुद्र बड़ा है। क्या तुमने कभी दोनों में से किसी का अंत देखा है? हेजी पूछती है। उसकी दादी थी। उस रात हेजी अपनी नई रंगीन पेंसिलों से अपनी दादी का चित्र बनाने लगती है, लेकिन बालों को रंगने से पहले उसकी दादी उसे जल्दी सोने के लिए कहती हैं। वे अगले सुबह शहर में एक शादी में जाने वाले हैं। हेजी अपनी रंगीन पेंसिलें बैग में रखकर दादी के पास सोने चली जाती है। अगले दिन शादी के लिए जाते समय वे बाजार में खरीदारी के लिए रुकते हैं। जब दादी हेजी के लिए चीजें चुन रही होती हैं, तब अचानक उसे पता चलता है कि हेजी गायब है। वह हर जगह खोजती है, लेकिन उसे नहीं मिल पाती। अपनी पोती को खोना उसके दिल को तोड़ देता है। 12 साल बीत जाते हैं। हेजी अब एक किशोरी है। वह मिन्ही नाम की लड़की के साथ घूमती है और वे साथ में मेकअप की दुकान पर जाती हैं। मिन्ही दुकान से बहुत सारा मेकअप चुराती है। दोनों लड़कियां बिना किसी अभिभावक के साथ रहती हैं। मिन्ही सुंदरता और मेकअप की दीवानी है, जबकि हेजी को उस दुनिया में कोई रुचि नहीं है। वह ड्रा करने के लिए लिपस्टिक का इस्तेमाल करना पसंद करती है। इस बार लड़के मिन्ही से होटल के कमरे में एक आदमी से मिलने के लिए वेश्या बनने का नाटक करने को कहते हैं। वे वादा करते हैं कि उसे कुछ नहीं करना होगा, बस भूमिका निभानी है। लेकिन मिन्ही डर जाती है, इसलिए हेजी उसकी जगह जाती है। जब वह अकेली होती है तो दो लड़के कमरे में आते हैं और उस आदमी से पैसे के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। आदमी विरोध करता हो सकता है वह मर भी गया हो। डर के मारे समूह होटल से भाग जाता है और शहर छोड़ देता है। अब बेघर वे सड़कों पर सोते हैं। मिन्ही खाना लाती है। खाते समय वे एक खाने के पैकेज पर छपी एक खोए हुए बच्चे की फोटो देखते हैं। हेजी की है। 12 साल बाद भी उसकी दादी उसे ढूंढ रही है। इस बीच जेजू द्वीप पर उसकी दादी अकेली रहती है। उसने वह पोती खोजने का काम नहीं छोड़ा जो वह सालों पहले खो गई थी। एक रियल एस्टेट दलाल बार बार उसे घर बेचने के लिए दबाव देता है, लेकिन वह हर बार मना कर देती है। यह घर यादों और उम्मीदों से भरा है। वह मानती है कि एक दिन हेजी लौटेगी। उनके दयालु पड़ोसी स्योखो आते हैं। वह हेजी को अपनी बेटी की तरह प्यार कर वह धीरे से सुझाव देता है कि शायद अब घर बेचने का समय आ गया है, दुख को खत्म करने और शांति से जीवन बिताने का। लेकिन दादी दृढ़ता से मना करती है। वह नहीं जाएगी, अभी नहीं, जब तक हेजी घर नहीं आती। फिर फोन बजता है। पुलिस है। उन्होंने हेजी को खोज लिया है और दादी का दिल फिर से रोशन हो जाता है। बाद में स्योखो और उसकी पत्नी म्यंग दादी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। बाद में उसकी मां कार दुर्घटना में मर गई और उसके सौतेले पिता ने हेजी को अनाथालय में छोड़ दिया। पुलिस सभी औपचारिकताएं पूरी करती है और डीएनए परीक्षण के लिए नमूने लेती है। अब 12 साल बाद दादी अंततः हेजी को फिर से देखती है। उसका दिल खुशी और दुख से भर जाता है। आंसू बहते हैं। वह पूछती है कि हेजी इतने सालों तक क्यों नहीं लौटी? हेजी बताती है कि उसकी मां ने उसे बताया था कि दादी मर चुकी है, इसलिए वह कभी नहीं लौटी। लेकिन अब जब उसने अपनी दादी को पा लिया है, वह बहुत खुश है। हेजी के लौटने पर पूरे परिवार ने अपने घर में एक खुशहाल समारोह रखा। हेजी अपने कमरे में जाती है और बचपन में बनाए गए सारे चित्र देखती है। फिर वह रंगीन पेंसिलों का डिब्बा निकालती है, वही जो उसने बहुत सा। उसकी दादी इसे देखती है और कहती है, तुम्हारे पास अभी भी ये है। उस दिन बाजार में वह हेजी के लिए कई अच्छी चीजें खरीदना चाहती थी और खुशी में उसने यह ध्यान नहीं दिया कि कब उसने अपनी पोती का हाथ छोड़ दिया। लेकिन आज से वे अब कभी दुखी नहीं होंगे। साथ में
वे अपने दिन खुशहाल बिताएंगे उस रात। सभी मिलकर बहुत अच्छा समय बिताते हैं इतने सालों बाद। वृद्ध अगले सुबह उसकी दादी उसे फिर से बाजार ले जाती है। कई कपड़े, स्कूल की ड्रेस और एक हेयर क्लिप खरीदती है, लेकिन हेजी यहाँ सहज महसूस नहीं करती। एक टेलीफोन बूथ से वह मिन्ही को कॉल करती है। मिन्ही बताती है कि होटल में वह आदमी मर नहीं गया, लेकिन होटल प्राधिकरण बड़ा जुर्माना मांग रहे हैं। उनके दो दोस्त उसे सब कुछ हेजी पर दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर वह उससे बात करने आता है तो वह पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? हान जवाब देता है, इस गांव के सभी लोग तुम्हें जानते हैं। वह उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर अपने घर ले जाता है। वहां वे एक दूसरे से बात करते हैं और जान पहचान बढ़ाते हैं। अगले दिन हेजी स्कूल जाती है और हान उसके बगल में बैठता है। इस बीच उसकी दादी मिन्योंग से पूछती है कि हेजी के स्कूल में आर्ट टीचर कक्षा के चित्रण के लिए कोई विशेष विषय नहीं देता। वह छात्रों से कहता है कि जो चाहो वही बनाओ। जब सभी छात्र चित्र बनाना शुरू करते हैं, हेजी खाली बैठी रहती है। टीचर पास आकर कहता है, तुम जो चाहो वह बना सकती हो, लेकिन हेजी अपनी पेंसिल फेंक देती है और कहती है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझसे कक्षा छोड़ने को कहोगे? सभी अन्य छात्र अपने चित्र बनाकर चले जाते हैं, लेकिन हेजी अभी भी खाली कैनवास के साथ बैठी रहती है। उसे पेंसिल से चित्र बनाने की कोई इच्छा नहीं है। टीचर कहता है, तुम वाकई जिद्दी हो तो घर जाओ। गुस्से में हेजी उठकर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसकी पेंसिल बैग गिरती है जिसमें उसकी लिपस्टिक दिखती है। वह लिपस्टिक तोड़कर उसके साथ चित्र बनाना। टीचर पूछता है, तुम अभी तक घर नहीं गई? अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना चित्र पूरा कर चुकी हूँ। हेजी उदास होकर चली जाती है। टीचर उस अद्भुत चित्र को देखता है जो हेजी ने लिपस्टिक और कोयले से बनाया है। यह देर रात है और दादी बहुत चिंतित है। जब हेजी घर आती है, उसकी दादी कहती है, आओ खाना खाते हैं। वे बैठकर खाने लगते हैं। दादी प्यार से हेजी को अपना शुरू में हिचकिचाते हुए हेजी अंततः इसे खा लेती है। अगले दिन आर्ट टीचर हेजी को स्कूल के बगीचे में चित्र बनाने के लिए बुलाता है। वह हेजी से वहां एक मूर्ति की स्केच बनाने को कहता है। हेजी उत्साहित होकर अपने रंगीन पेंसिलों का डिब्बा निकालती है, लेकिन टीचर उसे पेंसिल से बनाने को कहता है। हेजी रंगों से चित्र बनाना पसंद करती है, पेंसिल से स्केच करना उसे वैसा नहीं। इस बीच उसकी दादी मियांग से हेजी के बारे में बात करती है। लौटने के बाद से दादी ने देखा है कि हेजी समायोजन में संघर्ष कर रही है। उसे पुराना घर, पुराना बाथरूम और उसके आसपास सब कुछ असहज लग रहा है। इसलिए दादी हेजी की भलाई के लिए आधुनिक अपार्टमेंट में जाने के बारे में सोचने लगती है। उसी दिन हेजी को घर पर आर्ट टीचर की एक पेंटिंग बुक मिलती है। वह टीचर के काम को और अधिक सराहने लगती है। अपनी पोती को सीखने में रुचि लेते देख दादी बहुत खुश होती है। रियल एस्टेट दलाल को कॉल करती है। उस घर को जिसे उसने इतने सालों तक संरक्षित रखा और बेचने से मना किया, वह अंततः इसे छोड़ने के लिए तैयार है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह इसे बेचने के कागजात। स्कूल में आर्ट टीचर भी हेजी को एक कलाकार के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। एक दिन वह उससे कुछ खास कहता है, हेजी तुम हमेशा अपने काम में छाया पर ध्यान देती हो, लेकिन याद रखो महान कलाकार केवल छाया पर नहीं बल्कि प्रकाश पर ध्यान देते हैं। स्कूल के बाद हान हेजी को एक शांत हरे स्थान पर ले जाता है उसके लिए एक छोटे स्पीकर। हान पूछता है, क्या तुम किसी को कॉल करना चाहती हो? हेजी सिर हिलाकर मिन्ही को कॉल करती है, लेकिन मिन्ही बोलने से पहले दो लड़के फोन छीन लेते हैं। वे हेजी को धमकी देते हैं कि अगर वह जल्द पैसे नहीं भेजी तो मिन्ही के लिए हालात खराब हो जाएंगे। चिंतित हेजी घबरा जाती है। एक दिन हेजी आर्ट टीचर से कहती है कि वह अब चित्र बनाना नहीं चाहती, वह अब इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती। टीचर चुपचाप एक अलमारी खोलता है और वह सब कुछ निकालता है जो हेजी की दादी ने उसे समर्थन देने के लिए दिया था। वह कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा, लेकिन अपनी दादी को देखो, वह तुम्हें बेहतर जीवन देने के लिए सब कुछ कर रही हैं। क्या? उस दिन गांव में समुद्री देवता का त्योहार मनाया जा रहा है। सभी दादी सहित अनुष्ठानों में व्यस्त हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हेजी चोरी छिपे अपनी दादी के कमरे में जाकर अलमारी से पैसे चुराती है। उसी समय उसकी दादी समुद्री देवता से हेजी की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रही है। वह चाहती है कि हेजी एक महान कलाकार बने, एक खुशहाल जीवन जिए। हेजी बैंक बुक लेकर बस जब दादी पैसे नहीं पाती तो वह पुलिस को कॉल करती है, लेकिन मियांग उसे याद दिलाती है, तुमने तो वह पैसे पिछले महीने पड़ोसी को उधार दिए थे, याद नहीं?
दादी पूरी तरह भूल गई थी। अपराधबोध से भरी हेजी चुपचाप बैंक बुक अलमारी में वापस रख देती है, लेकिन स्योखो उसे ये करते देख लेता है। उसे शक होता है और जब वह दादी को बताता है तो वह मानने से इनकार। बाद में दादी हेजी को सिगरेट पीते पाती है। जब वह छुपाने की कोशिश करती है तो दादी पास आकर कहती है, मुझे भी एक दे दो। उसके साथ बैठकर दादी सिगरेट जलाती है और पूछती है, बताओ क्या बड़ा है, समुद्र या आकाश? हेजी जवाब देती है, आकाश। जाहिर है दादी मुस्कुराती है और कहती है, तुम बड़ी हो गई हो। फिर धीरे से जोड़ती है, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, अगर इसलिए अपनी जिंदगी अपनी मनचाही तरह जियो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अगले दिन हेजी अपनी दादी को सूरज के नीचे काम करते देखती है। वह प्यार से उसकी दादी के चेहरे पर सनस्क्रीन लगाती है, उसे प्यार से देखभाल करती है। दादी को यह छोटा सा स्नेह मिलकर बहुत खुशी होती है। इस बीच आर्ट टीचर अभी भी हेजी को कलाकार बनाने के लिए मेहनत कर रहा है और हेजी बदले में अपने टीचर की देखभाल करती है। अब वह एक बेहतर इंसान बनना चाहती है। एक दिन वह अपनी दादी से पूछती है कि क्या वह उसके साथ समुद्र में गोता लगा सकती है, लेकिन दादी मना कर देती है। वह नहीं चाहती कि हेजी उसकी तरह गोताखोर बने, फिर भी उसे अनुभव देने के लिए वहां हेजी का हाथ पकड़कर वह उसे समुद्र तल की अद्भुत सुंदरता दिखाती है। उस दिन हेजी अपने टीचर को एक नया चित्र दिखाती है। यह उसकी दादी का पोर्ट्रेट है। टीचर हैरान रह जाता है, पूरी तरह चकित कि हेजी ने इसे कितनी खूबसूरती से बनाया है। वह तुरंत इसे सियोल में होने वाले एक कला प्रतियोगिता में भेज देता है। स्कूल के बाद जब हेजी हांग के साथ घर जा रही होती है, एक आदमी अचानक उसे बुलाता है। जैसे ही वह उसे देखती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह जल्दी से हान को दूर भेज देती है और उस आदमी का सामना करती है। पूछती है वह यहाँ क्या कर रहा है और कैसे उसे मिला। वह आदमी उसका सौतेला, वह अब पैसे मांगने आया है। जब हेजी मना करती है तो वह धमकी देता है कि वह उसकी दादी के पास जाएगा, लेकिन वह दृढ़ता से कहती है कि वह ऐसा न करे। वह कहती है कि वह खुद पैसे ढूंढ लेगी, बस उसकी दादी के करीब न आए। उस रात हेजी अपने दादी को चित्र दिखाती है। वह गर्व और खुशी से अभिभूत हो जाती है अपनी पोती के काम में प्यार और प्रतिभा देखकर। बाद की रात हेजी आंसुओं में टूट जाती है। वह अपने बचपन का अधूरा स्केच निकालती है जो उसने अपनी दादी का बनाया था और अंततः पूरा करती है। अगले दिन हेजी अपने टीचर के साथ कला प्रतियोगिता के लिए सियोल जाती है, लेकिन वेन्यू पर जाने से पहले वह चुपके से अपने सौतेले पिता से मिलती है और उसे पैसे देती है, वही पैसे जो उसने अपनी दादी से चुराए थे। वह उसे कहती है कि वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। फिर वह प्रतियोगिता में जाती है, लेकिन खत्म होने के बाद टीचर नोटिस करता है हेजी गायब है। उसने पीछे एक पत्र छोड़ा है जिसमें लिखा है, टीचर, मैंने इस चित्र का नाम कन्फेशन रखा है। अभी भी मुझे अंधकार पसंद है, प्रकाश मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूं। कृपया मेरी दादी का ख्याल रखना। इस बीच सुखो दादी के घर डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है। परिणाम के अनुसार हेजी उसकी जैविक पोती नहीं है, लेकिन दादी इसे मानने से इनकार करती है। गहरे दर्द के साथ वह सुखो से कहती है, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। वह उसे जाने को कहती है कहीं और। हान असहज महसूस करता है, हर बात के बारे में सोचता रहता है और अंततः उस नंबर को कॉल करने का फैसला करता है जिसे हेजी ने उसके फोन से डायल किया था। इस तरह वह मिन्ही से बात करता है। बाद में उसी रात हेजी मिन्ही से मिलती है, लेकिन दो लड़के भी आ जाते हैं, पैसे के लिए दबाव डालते हैं। जब वह भुगतान नहीं कर पाती तो वे उसे पीटने लगते हैं। तभी हान आता है, पुलिस के साथ पता। हेजी को हिरासत में ले लिया जाता है। उसकी दादी उसकी ओर भागती है, आंसुओं से भरी आंखों से वह पूछती है, क्या तुम सच में मेरी हेजी नहीं हो? सभी कहते हैं कि तुम नहीं हो, लेकिन वे झूठ बोल रहे हैं, है ना? तुम अभी भी मेरी हेजी हो, है ना? और अब हम दिल तोड़ देने वाली सच्चाई जानते हैं, यह लड़की असली हेजी नहीं है। पुलिस उसके पिता को भी ले आती है और पूरी कहानी सामने आती है। सालों पहले हेजी को उसकी मां ने बाजार से ले गई थी। उस समय उसकी मां के दूसरे पति के साथ एक और बेटी थी जिसका नाम युन था। हेजी लगातार रोती रहती थी, दादी के पास लौटने की भीख मांगती थी। एक दिन कार में हेजी की मां और पति के बीच तीखी बहस होती है। उसने हेजी को क्यों वापस लाया, वित्तीय बोझ और अन्य कारणों पर। फिर एक दुर्घटना होती है। उस दुर्घटना में हेजी और उसकी मां दोनों मर जाती हैं। सौतेले पिता और उसकी जैविक बेटी युन बच जाते हैं अस्पताल में।
बीमा कंपनी के एक प्रतिनिधि आता है और उन्हें सूचित करता है कि युन के नाम एक जीवन बीमा पॉलिसी है। लालच से प्रेरित होकर सौतेले पिता ने कुछ अकल्पनीय किया। उसने छोटी युन को चुप रहने के लिए धमकाया और उस दिन से युन जीवित होने के बावजूद कानूनी रूप से मृत घोषित कर दी गई। उसे चोरी की पहचान के तहत जीना पड़ा। हेजी की दादी अपनी असली पोती के कब्र पर कड़वे आंसू बहाती है। इतने सालों बाद भी उसे वापस पाने की खुशी कम समय की थी और अब सच्चाई जानकर वह फिर से उससे छीन ली गई है। युन को 1 साल की जेल की सजा दी जाती। जेल में रहते हुए वह लगातार असली हेजी के बारे में सोचती है। उसे कितना प्यार मिला होगा अपनी दादी से। उसे याद आता है कि हेजी ने कभी उसे वह प्रिय रंगीन पेंसिल दी थी। उसके चारों ओर वह देखती है कि उसने क्या खोया है। इस बीच दादी पूरी तरह टूट चुकी है। उसके मन में अभी भी छोटी हेजी की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुलाती है। एक दिन आर्ट टीचर उससे मिलने आता है और कहता है, हेजी ने सोल कला प्रतियोगिता जीत ली है, मैंने तुम्हारे लिए उसकी पेंटिंग लाई है। दादी इसे स्वीकार नहीं करना चाहती लेकिन टीचर धीरे से जोर देता है, हेजी ने तुम्हारी वजह से प्रकाश के साथ पेंटिंग सीख ली। यह तुम्हारी पेंटिंग है, कृपया इसे देखो। दादी पेंटिंग खोलती है और आंसू बहाने लगती है। पेंटिंग का नाम कन्फेशन है। इसमें दादी समुद्र के नीचे हैं। 2 लड़कियों का हाथ पकड़ती हैं, एक असली हेजी है और दूसरी युन। वे प्रकाश की ओर साथ में तैर रही हैं। भले ही युन उसकी असली पोती नहीं थी, उसने दादी को अपनी मां जैसा माना। उसने उसे अपने दिल में जगह दी। दादी गहरा रोती है। 12 साल पहले उसने एक पोती खो दी थी और अब एक नई पाने के बाद वह उसे भी खो चुकी है। 1 साल बीतता है। युन जेल से रिहा हो जाती है। अब एक दुकान में काम करती है। एक दिन स्योखो उससे मिलने आता है। वह बताता है कि दादी बीमार हो गई थी और नर्सिंग होम में भर्ती कराई गई थी, लेकिन एक दिन वह वहां से चली गई और कोई नहीं जानता वह कहां गई। युन दादी के कमरे में जाती है जहां दीवारें हेजी के सभी चित्रों से भरी होती हैं, सावधानी से रखे हुए। वहां उसे पुराना खोया हुआ बच्चा पोस्टर भी मिलता है। वही उसे अचानक समझ में आता है कि दादी कहां गई होगी। युन उसी बाजार में दौड़ती है जहां असली हेजी सालों पहले गायब हुई थी। हर जगह खोजने के बाद वह अंततः अपनी दादी को खोई हुई आत्मा की तरह भटकते हुए पाती है। लगभग डिमेंशिया की स्थिति में वह सब कुछ भूल चुकी है। फिर भी जब वह युन को देखती है तो धीरे से उसका बाल सहलाती है और चुपचाप उसे देखती है। पूरी दिल से विश्वास करती है कि वह उसकी हेजी है। स्योखो रियल एस्टेट दलाल से मिलता है। वह उससे दलील करता है कि वे उस घर में रहें जिसे दादी ने कभी बेचा था। वह किराया देने की भी पेशकश करता है। दलाल शुरू में मना करता है लेकिन स्योखो के आंसू देखते हुए वह 12 साल पहले सभी ने उस घर को सजाया था ताकि हेजी लौट आए। अब फिर से सभी मिलकर काम कर रहे हैं, स्वागत पार्टी के लिए नहीं बल्कि पुराने घर की मरम्मत के लिए, क्योंकि आज उसकी दादी आखिरकार घर लौट रही है। वह सूर भी वापस लाते हैं जिसे उन्होंने कभी टोआ नाम दिया था और अब युन जो कभी हेजी के रूप में जीती थी अपनी दादी के साथ घर आती है। साथ में वे फिर से खुशी से अपने दिन बिताने लगते हैं, घर को फिर से गर्माहट से भर देते हैं। ठंडी सर्दी की सुबह युन अपनी दादी का चित्र बनाती है। वृद्ध महिला उसके पास आती है और धीरे से उसके गाल पर पीला रंग लगाती है। वे दो अब युन हर संभव तरीके से अपनी दादी की देखभाल करती है। एक दिन समुद्र के किनारे बैठकर दादी धीरे से कहती है, आकाश समुद्र के दिल पर विश्राम करता है। इसे सुनकर युन कुछ गहरा समझ जाती है। यह आकाश नहीं है बल्कि समुद्र वास्तव में बड़ा है, क्योंकि समुद्र आकाश की छवि अपने अंदर रख सकता है लेकिन आकाश समुद्र को नहीं रख सकता। उस रात अपनी दादी को बिस्तर पर युन एक पुराना टेप रिकॉर्डर पाती है। वह प्ले दबाती है और कुछ सुनती है जो उसकी आत्मा को हिला देता है। एक संदेश जो उसकी दादी ने जेल में रहते हुए उसके लिए रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग में उसकी दादी कहती है, हेजी मैं तुम्हें हमेशा ऐसा ही बुलाती रहूंगी। मुझे लंबे समय से पता है कि तुम सच में मेरी हेजी नहीं हो। जब तुमने कहा था कि आकाश बड़ा है तो मैं समझ गई थी, लेकिन यह जानने के बाद भी मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकी, क्योंकि तुम भी मेरी पोती बन गए हो। तुम मेरी युन हो और तुम्हें एक कलाकार के रूप में जीना होगा। मैंने एक गोताखोर के रूप में कठिन जीवन जिया है लेकिन अंत में मैंने तुम्हें पाया। जल्द ही मैं मर जाऊंगी लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहूंगी। अपनी दादी की आवाज सुनते हुए युन आंसुओं में टूट जाती है,
कृपया मुझे माफ कर दो। दादी वह रोती है, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। एक और मौसम बीतता है। उसकी दादी अब अस्पताल में है। उसे हमेशा फूलों से प्यार था, इसलिए यून अस्पताल की दीवारों को कैनोला फूलों की पेंटिंग से भर देती है। उसकी दादी मुस्कुराती है और कहती है, ये कैनोला के फूल, ये अब तक के सबसे खूब। फिर अचानक वह धीरे से यून का हाथ पकड़ती है और उसके नाम से धीरे से बुलाती है। यून, यह पहली बार है जब उसने इसे जोर से कहा। यून, मेरा समय आ गया है, हेजी मेरा इंतजार कर रही है। आंसुओं से भरी यून पूछती है, तो मेरा क्या होगा? उसकी दादी जवाब देती है, तुम्हें जीना होगा। यून, पूरी और सुंदर जिंदगी जियो मेरी पोती बनने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मरने के बाद भी नहीं। और उन अंतिम शब्दों के साथ दादी शांति से चलती है। यून अब सच में हेजी उसे कसकर पकड़ती है, रोती है, अलविदा दादी, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारे जैसा सुंदर जीवन जीऊंगी। अंतिम दृश्य में हम फिर से दादी को देखते हैं। वह खुशी खुशी कैनोला फूलों के खेत में दौड़ रही है, अपने छोटी पोती का हाथ पकड़कर। अब वे हमेशा के लिए साथ हैं। और फिर हम यून को देखते हैं, एक बड़ी महिला, एक सफल कलाकार। उसने अपनी खुद की कला गैलरी खोली है। उसकी पेंटिंग गर्व के साथ प्रदर्शित हैं। उसके सभी पड़ोसी, उसका टीचर, सभी उस पर गर्व करते हैं जो वह। यदि यह कहानी आपको छू गई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए स्क्रीनविल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।